ओके चलो, लास्ट क्लास में हमने एनर्जी इंट्रोड्यूस की थी कि एनर्जी का मतलब होता है इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना। इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम था, जूल और अर्क, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि एनर्जी के कई फॉर्म्स होते हैं। एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, या फिर केमिकल, या फिर न्यूक्लियर, है ना। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसी में अपन एक मैकेनिकल भी देखे थे, है ना। और फिर मैकेनिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन या फिर चेंज इन शेप। अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जहां पे हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे थे, जैसे माइक, लाउड स्पीकर, बैटरी। इसे बताया ना एग्जांपल कि माइक में साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, लाउड स्पीकर में साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है, बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोटोसिंथेसिस की बात की थी हमने, फोटोसिंथेसिस में केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट एनर्जी लिया ना लाइट प्लांट से, और उससे उन्होंने खाना बनाया केमिकल एनर्जी, तो लाइट टू केमिकल आपकी उसमें होती है। क्रैकर्स के बारे में बात की थी हमने कि केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। तो दीज आर सम डे टू डे लाइफ की चीजें, राइट, जहां पे हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिखे थे कि इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप बोलोगे कि द बॉडी इज सेड टू पोसेस काइनेटिक एनर्जी। इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एक रेस्ट वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज हाफ mv²। हमने वो फॉर्मूला डेरिवेशन स्टार्ट कैसे किया था, वर्क डन आपका F इंटू एस होता है, F आपका m इंटू ए होता है, और v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as होता है। हमने एक कंडीशन ली थी कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, आप उसको s डिस्टेंस से मूव करा रहे हो, तो अब उसकी वेलोसिटी v हो गई है, मास अभी भी उसका m ही है। तो इस केस के लिए v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as का मतलब क्या होगा, v² इज इक्वल टू 2as और a² इज इक्वल टू v² बाय 2s। ये a की वैल्यू यहां पुट कर दो तो f कितना आ जाएगा, m इंटू a है ना। अच्छा मुझे f निकालना है, तो f a की जगह v² बाय 2s ऐसा कुछ होगा, और फिर ये f की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, यू विल गेट वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ mv², और यही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। हाँ ठीक है, अरे मैं m डिवाइड कर दिया क्या इसमें, m इंटू ए है ना, a क्या है, ठीक है। अब यही फोर्स को उठा के यहां डाल दो तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mv² अपॉन 2s इंटू s कैंसल, कितना आया, हाफ mv। फिर हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी कि अगर आप मास को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होती है, बट अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। मास को डबल किए तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी 2 टाइम्स, और अगर वेलोसिटी डबल किए तो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, मास तो सिर्फ मास है, बट वेलोसिटी में हम फॉर्मूले में क्या है, v² है। तो आप कभी भी मत बोला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अभी अगर आपने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल नहीं होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने ट्रिपल किया तो वो ट्रिपल नहीं होगी,
9 टाइम्स हो गया, समझ गए। बट मास को डबल करने से काइनेटिक एनर्जी डबल हुई है, मास को ट्रिपल करने से काइनेटिक एनर्जी ट्रिपल हुई। क्लियर है, यहां तक देखे थे। नेक्स्ट नेम डाल लो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का भी डेफिनेशन लिख के उसका भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वो भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी अपन पढ़ने वाले हैं, ग्रेविटेशनल वाली। अच्छा, एक फॉर्मूला अपन और डिराइव किए थे मोमेंटम वाला, याद है? हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन निकाला था ना, कि मोमेंटम आपका होता है m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो आपने m को मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ताकि ऊपर p स्क्वायर बन जाए, p स्क्वायर अपॉन 2m वाज द काइनेटिक एनर्जी। समझ गए ये रिलेशन? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, जहां पे p क्या है आपका, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी energy possessed by a body due to its position, due to its position or change in shape, or change in shape, position or change in shape. Next line में, the energy possessed by a body due to its height, the energy possessed by a body due to its height the energy possessed by a body due to its height from the surface of earth, from the surface of earth is called gravitational potential energy, is called gravitational potential energy. पोजीशन तो है ना उसकी, हाइट है एक पोजीशन, ठीक है। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाइट from the surface of earth is called gravitational potential energy, and that, continue करेंगे, and that due to change in shape is called, and that due to change in shape is called, हमने ऊपर दोनों चीजें लिखी है ना, हमने चेंज इन शेप भी लिखा है, हमने पोजीशन भी लिखी है। तो पोजीशन वाले, हाइट वाले को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और चेंज इन शेप वाले के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, and that due to change in shape is called elastic potential energy, elastic potential energy, elastic potential energy। समझ गए ना? मतलब पोटेंशियल एनर्जी दो टाइप की होती है, एक हाइट वाले के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और एक स्ट्रेच्ड कोई चीज है जिसका शेप चेंज हो गया है तो वापस अपने शेप पे आती है, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच करो, आप बो को स्ट्रेच करो, छोड़ने के बाद द बो कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्यों आया? क्योंकि उसके पास एनर्जी थी जब वो स्ट्रेच था, जैसे आपने छोड़ा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वो अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी थी उसके पास तब तो वापस आया ना, ठीक है। दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिससे उसका शेप चेंज हुआ था। ये है एग्जांपल लिखना कुछ। एग्जांपल ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आर, example of elastic potential energy are, example of elastic potential energy are हाइफन डाल के लिखो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल में एक हो जाएगा स्ट्रेच्ड बो, स्ट्रेच्ड बो, ठीक है। फिर एक और लिखना स्ट्रेच्ड रबर बैंड,
स्ट्रेच्ड रबर बैंड, ठीक है। एक और लिखना, वाउंडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग में भी तो होता है ना, आप जेट पेन यूज करते हो, आप स्प्रिंग से फील्ड को सामने लाते हो, ऐसे ही वापस दबाओगे तो वो स्प्रिंग पीछे आ जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो, हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला डिराइव करना, जस्ट लाइक वी डिड इट फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमवी स्क्वायर, वैसा ही कुछ एक फॉर्मूला हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिराइव करना। कोई भी बॉडी जो हाइट पे, a stone placed on the hill, water and in the dam, सब हाइट पे है ना, डैम ओपन करो तेजी से नीचे आएगा पानी, क्यों आया नीचे, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। तो the thing that is placed at some height has gravitational potential energy। तो कॉमन था, इसका एग्जांपल नहीं लिखा है, बट चेंज इन शेप बोल रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा चीज है इसमें बताया है। नेक्स्ट हैंड डालना, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे उसके लिए एक सिचुएशन थी ना, काइनेटिक एनर्जी के अपन एक सिचुएशन दिए थे ना, क्या थी सिचुएशन कि एक ब्लॉक है ऑफ मास m, उसको हम फोर्स लगा के पुश करके s डिस्टेंस तक मूव कर दिए, तो ये वेलोसिटी गेन हुई ना, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर आया इसका फॉर्मूला। अब यही ब्लॉक को हम उठा के एक हाइट पे रखने वाले, अभी वो ब्लॉक नीचे ग्राउंड पे था, हम उसको उठा के एक हाइट पे रखने वाले, तो ये रखने पे भी तो फोर्स लगाना पड़ा ना, काम करना पड़ा ना, कि अपने आप हो गया। समझ लो क्या बोल रहा हूं मैं, वहां पे उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह भेजना था, तब वर्क करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, तब वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, दैट एनर्जी वाज काइनेटिक एनर्जी। अब यही को अगर मैं एक पोजीशन पे रखूंगा तब भी मुझे वर्क करना पड़ रहा है, और ये वर्क अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यहां मैं छोड़ दूंगा तो वो नीचे आएगी ना बॉटल, तो नीचे आई तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वरना वो ऊपर ही रहती, उसके पास एनर्जी नहीं होती। समझ रहे हैं? तो अब अपन इसी बॉक्स को उठा के ऊपर रखने वाले हैं एट हाइट h, ठीक है। चलो इसका पहले सिचुएशन लिख लो, फिर अपन डायग्राम बना के डेरिवेशन करते हैं। लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, लेट अस कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ मास m, स्मॉल m ना, a block of mass m kept on the surface of earth, kept on the surface of earth, kept on the surface of earth, full stop। let the block be lifted to a height, let the block be lifted to a height h, let the block be lifted to a height h, small h, let the block be lifted to a height h, full stop। For that a force F is required, for that a force F is required, for that a force F is required, which is equal to mg, which is equal to mg, which is equal to mg। हाँ, एक बार ये ध्यान देना, ये बॉटल का कुछ ना कुछ वेट होगा ना, जो वो अर्थ पे लगा रहा होगा। अब अगर मुझे इस बॉटल को उठाना है, तब एक नीचे लग रहा है mg, W is equals to mg अपन पढ़ चुके हैं। वेट क्या होता है, इट इज द फोर्स exerted by the object on earth, और वो वेट कितना होता है, उसका मास इनटू उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है, ऊपर से नहीं लग रही है एक्चुअली, नीचे से और किसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, थ्रू जी।
और खुद इसका मास m है, तो m इंटू जी इसका वेट होता है। अब अगर आप इस बॉटल को या इस बॉक्स को उठाना चाह रहे हो, तो आपको कम से कम इतने वैल्यू का तो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब तो ये उठेगी ना, वरना कैसे उठेगी? आपने अगर बहुत कम फोर्स लगाया तो नहीं उठा पाओगे आप इस बॉटल को, समझ रहे हो? आपको कम से कम इसके वेट का फोर्स लगाना पड़ेगा, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। और अगर आपको उस जगह पे होल्ड करके रखना है तो वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अभी ये होल्ड है ना इस पोजीशन पे, क्यों है? क्योंकि जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स से मैं इसको ऊपर पकड़ा हूं, पुल कर रहा हूं। अगर ये फोर्स जो जिससे मैं इसको पुल कर रहा हूं ये कम होता ना, और नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता ना, ये बॉटल नीचे आते रहती। अगर ये एक पोजीशन पे हेल्ड है, इसका मतलब क्या है कि जितना फोर्स से मैंने इसको पकड़ के रखा है और इसका जो वेट है वो बराबर है। वेट नीचे की तरफ लग रहा है और फोर्स मैं पुल कर रहा हूं उसको ऊपर की तरफ, और ये दोनों बराबर है। मतलब F इज इक्वल्स टू mg। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये सिचुएशन समझ में आ रहा है? देखो, पहले वो ग्राउंड पे था, अर्थ पे था, ऑफ मास m, आपने एक फोर्स F लगाया ऊपर की तरफ, उससे वो ऊपर आ गया, और अब आपने वहां पे उसको पकड़ के रखा हुआ है एट हाइट h। पकड़ के रखा है मतलब वो उस पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है कि वो फोर्स उसके वेट के बराबर है, तभी वो वहां पे है। अदरवाइज या तो और ऊपर जाता है या तो नीचे आता है। ज्यादा क्लियर है सबको? हाइट h, ठीक है। ये डायग्राम बना लो सिचुएशन का, अपन आगे फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, नीचे लिखना, द फोर्स F, द फोर्स F, the force F lifts the object, lifts the block to a height h. This force, the force F lifts the block to a height h. आप इसको डिस्टेंस भी तो बोल सकते हो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। बस ये कि वो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली नहीं है, वर्टिकली, पर डिस्टेंस तो है। हाइट इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस। तभी तो अपन ने पूरे फॉर्मूले में जो हमारे 3 इक्वेशन थे, वहां पे s की जगह h लिख दिया था, याद है? जब अपन फ्री फॉल के लिए इक्वेशन लिखते थे, तो जहां जहां s था वहां h आ गया था, पर चीज तो वही है। ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल्स टू, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल्स टू, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू F इंटू x, ये फॉर्मूला होता है अपना, और वहां s की जगह अपन h ले लेंगे, हाइट h, और F की जगह mg आ जाएगा। क्लियर है? mgh। और यही तो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जैसे वहां हो रहा था। वहां भी पहले अपन वर्क ही निकाले थे ना, हाफ mv स्क्वायर, और फिर वही को अपन ने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया था। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो वर्क डन निकला है, यही तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। एक लाइन पे लिखना, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, this work is converted into potential energy of the block, of the block.
of the block. Therefore, potential energy PE is equals to mgh. ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh. ठीक है. अब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक बॉक्स रखा हूं, ठीक है, और मैं इस बॉक्स को यहां पहुंचाना चाह रहा हूं. हम तीन लोग यही काम कर रहे हैं. ठीक है. मैंने इस बॉक्स को ऐसा लेके गया और फिर यहां लाके रख दिया. राधिका ने ऐसा रख दिया जाके. ठीक है. और अनुष्का ऐसे ऐसे गई. यहां ब्लॉक पहुंचने के बाद हाइट तो सेम है ना तीनों केस में. ब्लॉक का मास भी सेम है और बॉक्स पे ग्रेविटी भी सेम लग रही है जी. तो हम तीनों ने काम अलग अलग किया है ना, बट तीनों के ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी सेम हो. आयन. इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है. इसका एक एग्जांपल और सुनो. एक 5 फ्लोर की बिल्डिंग है. ठीक है. मैं और नीलेश है, हम लोग ऊपर जाने वाले हैं. मैं चला गया लिफ्ट में 5वें फ्लोर पे और नीलेश सीढ़ियों से आ रहा है 5वें फ्लोर पर. अब हम दोनों 5th फ्लोर पे खड़े हैं. हम दोनों पे काइनेटिक पोटेंशियल. और एक चीज और एज्यूम कर लो कि मेरा और नीलेश का वजन सेम है, क्योंकि नहीं है. तो लेट अस एज्यूम दैट फॉर नाउ. ग्रेविटी हम पे सेम लग रही है, हम सेम हाइट पे हैं, हमारा वजन सेम है, मास सेम है, तो हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी सेम होगी. पर वहां तक आने में मैंने अलग पाथ चूज किया था और नीलेश ने अलग पाथ चूज किया था, पर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है. तो क्या मतलब हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि आप इस पोजीशन तक कैसे पहुंचे हो. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ग्राउंड फ्लोर और 5th फ्लोर. हम दोनों पहले ग्राउंड फ्लोर में थे, अब हम दोनों 5th फ्लोर पे. तो हम दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम, क्योंकि हम दोनों का मास भी सेम है, हमारे ऊपर ग्रेविटी भी सेम लग रही है और हम दोनों सेम हाइट पे भी. इससे हम दोनों के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी या हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी सेम है. Am I clear? समझ गया ना. एक लाइन लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखो. नोट. हाँ, write it down. Work done by gravity. Work done by gravity. Work done by gravity in moving object. Work done by gravity in moving object from one place to another. From one place to another. Work done by gravity in moving object from one place to another depends only on the initial and final position. 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 It does not depend on the path taken. It does not depend on the path taken. It does not depend on the path taken. ठीक है.
ये डायग्राम बनाया है ना, यहाँ पे ए बी सी तीन पाथ लिखना है ना, बना डायग्राम यार। इसको पोजीशन नंबर 1 देना, इसको पोजीशन नंबर 2 देना। पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। डायग्राम के नीचे बस एक लाइन लिखना, पोटेंशियल एनर्जी इज सेम, इज सेम, potential energy is same in case of all the paths, in case of all the three paths, in case of all the three paths. ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अपन, गाइडिंग एनर्जी के लिए न्यूमेरिकल नहीं किए थे ना, और गाइडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक साथ न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन लिखना फर्स्ट, सुनो, देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना, इफ यू अप्लाई 1 joule of energy, if you apply 1 joule of energy to lift a book of 0.5 kg, if you apply 1 joule of energy to lift a book of 0.5 kg, how high will it rise? How high will it rise? How high will it rise? Bracket में take g is equals to 10 meter per second square. दिया है क्वेश्चन में पहले से, नहीं दिया है तो 9.8 लेके बनाएंगे, और अगर दिया है तो जो दिया है वो लेके बनाएंगे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही तो बोला 9.8। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, और मास दिया है ना बुक का, और आप कितनी एनर्जी से उसको उठा रहे हो वो भी दिया है 1 जूल। ये कौन सी एनर्जी है, 1 जूल? अगर आप 1 जूल एनर्जी लगा रहे हो 0.5 केजी बुक के ऊपर, तो आप उसको कितनी हाइट तक उठा पाओगे, ये क्वेश्चन। यू हैव बीन गिवन पोटेंशियल एनर्जी that is 1 joule, you have been given g that is 10 meter per second square, you have been given mass that is 0.5 kg, आपको निकालना है h, निकल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू m इंटू जी। सबका यूनिट बराबर है ना, सब ऐसा यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मास ग्राम में दिया रहता ना तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ता, एनर्जी अगर अर्ग में दी होती तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ता, ये याद रखेंगे हमेशा। इस यूनिट में न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, बस गलती कहाँ होती है यूनिट में, समझ रहे हो? जल्दी बताओ एच का वैल्यू क्या आएगा।
कितना है? अरे इतना से कैलकुलेशन करने में इतना टाइम लगा आप लोग को, क्या कर रहे हैं? 0.5 इंटू 10 50 होता है। कौन पढ़ा रहा है? अरे 5 इंटू 10 कितना होता है? ये भगवान, 1 is equals to 0.5 into 10 into h। तो 1 is equals to 0.5 into 10 कितना हो जाएगा? 50, और एक पॉइंट लगाओगे तो 5 ही ना बचेगा। 0 पॉइंट आगे तो बोलो। हाँ, h is equals to 1/5 यानी कि 0.2 क्या मीटर। तो कब बताएगा? क्यों लगा गलत है? मेरे को तो नहीं लगा मैंने सही आंसर गलत है। क्या कर रहे हो अनुष्का? 5 इंटू 10 ध्यान में नहीं था, 50 होता है। गजब करते हैं। प्रखर तो रहा है। फिर इससे इजी न्यूमेरिकल कौन आएगा एग्जाम में? और एक और क्वेश्चन। A man throws a mass of 2 kg. A man throws a mass of 2 kg vertically upwards with a velocity of 20 meter per second. With a velocity of 20 meter per second. So, what is the potential energy of the mass? What is the potential energy of the mass after 1 second? 20 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ना उसने वो 2 किलो के मास को ऊपर फेंका। सिचुएशन समझ में आ रही है? मेरे हाथ में 2 किलो का मास है, सुन रहे हो क्या? मेरे हाथ में 2 किलो का मास है, मैं उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर फेंक दिया। ठीक है, इतना लिखे गया। What is the potential energy of the mass? What is the potential energy of the mass after 1 second? After 1 second. After 1 second. Again, यहाँ पे भी take g is equals to 10 meter per second square. Given. Take g is equals to 10 meter per second square. ठीक है, कैसे करेंगे बताओ? क्या क्या गिवन है हमें? m 2 kg, g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। h नहीं गिवन है ना? h अगर गिवन रहता तो सीधा अपन m into g into h कर देते, बट h नहीं है, तो यहाँ h निकालने पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या तो उसके लिए क्या दिया हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। क्वेश्चन तो पढ़ लो भैया अच्छे से। 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो इससे अपन h निकाल सकते हैं। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे अपन जब फ्री फॉल के क्वेश्चन पढ़ते थे तो ऐसे तो निकालते थे कि आपने इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, आपने इतनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका, उसको सबसे हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 5 सेकंड लगा। तो बताओ उसकी हाइट कितनी है? तो टाइम आपके पास है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास है, ए आपके पास है। बस याद रखिए कि ए जब ऊपर जाता है तो माइनस पे लेते हैं, कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो +10,
नीचे से ऊपर तो माइनस है, बस ये याद रखना, ठीक है। सॉल्व करो उसको। x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो u तो आपका 20 दिया हुआ है, टाइम 1 है, प्लस हाफ इंटू 10, 10 मतलब माइनस हो जाएगा ना, -10 इंटू 1 का स्क्वायर। समझ में आया सबको? -10 क्यों लिए हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऑपोजिट हो गया ना, तो नेगेटिव। तो सॉल्व करते हैं। 20 -5, 15 मीटर की हाइट तक पहुंचा होगा वो 1 सेकंड में, अभी और ऊपर जाएगा वो। हमने तो सिर्फ 1 सेकंड का ही कुछ कैलकुलेशन पूछा है ना, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी चीज को ऊपर फेंका, मतलब वो और ऊपर जाएगी। 1 सेकंड में तो ना वापस आ जाएगी, 1 सेकंड तो वो कुछ हाइट तक पहुंचेगी, उसके बाद वो और आगे ऊपर जाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ने वाली। पर हमें बताना है कि 1 सेकंड के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी। तो पहले आप निकाल लो कि 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। 1 सेकंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी, क्योंकि अगले सेकंड में इसकी हाइट और बढ़ने वाली है, उसके अगले सेकंड में उसकी हाइट और बढ़ने वाली है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी और बढ़ेगी। हमें 1 सेकंड के लिए पूछा, तो आपने 1 सेकंड की हाइट निकाल ली 15 मीटर। अभी क्लियर है? तो अब फॉर्मूला लग जाएगा, P इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 इंटू 15, 30, 30 इंटू 10, 300। क्या क्या एनर्जी है ना। यार काइनेटिक एनर्जी का लिखते हैं, क्वेश्चन लिखना। हाँ जल्दी। हो गया क्वेश्चन, लिखना एक और। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है क्वेश्चन। देखो, a car is moving with a velocity of 54 kilometer per hour. A car is moving with a velocity of 54 kilometer per hour. 54 kilometer per hour. So, what is the kinetic energy of a boy of mass? What is the kinetic energy of a boy of mass 40 kg? What is the kinetic energy of a boy of mass 40 kg sitting in the car? Sitting in the car. Sitting in the car. अब देखो, उसका मास केजी में दिया है और कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर, विच इज नॉट एन एसआई यूनिट। तो पहले आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मास दिया है, वेलोसिटी भी दिया है, बस हमें हाफ एम वी स्क्वायर करना है, पर डायरेक्टली नहीं कर देना, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। बस कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, देन मल्टीप्लाई। कन्वर्जन हमने सीखा ना चैप्टर 1 में, मोशन में। तो को आता है कन्वर्ट करना, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। तो 3 करो ना भैया, पूछा करो ना, पूछाओ क्या आता है क्या।
Yes, sir, 50. फाइनल आंसर बताओ ना, एनर्जी बताओ, आई वांट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताओ। दर्शना पीयूषी सॉल्व कर रहे हो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. स्क्वायर मैं करूंगा। फॉर्मूला भी लिखे और सॉल्व कर दिए। हाफ एम वी स्क्वायर ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना। Sir, 600. ओहो, सब बोल लो। मास कितना है? 40 केजी, और वी आपका कितना आया? 15 का स्क्वायर। बाकी और कुछ समझ आ रहा था ये लिखा है क्या कहते हैं? हाँ, ये दिखा तो एक बार, गलती से देखने से क्या कर रहा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? Sir, पहले मल्टीप्लाई कर दे बाद में इसको। तो सर पहले 40 40 इन 15 कर दे स्क्वायर में, स्क्वायर में भी। ठीक है, ये 2 और ये कैंसिल होकर 20 हो जाएगा। 20 इंटू 225, तो 225 इंटू 2 होता है 450, और एक जीरो और है, 4500 जूल आंसर आएगा। given that एक सेकंड, find the work done find the work done in increasing the speed of a car. Find the work done in increasing the speed of a car from 18 kilometer per hour. Find the work done in increasing the speed of a car. गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा, अपने आप को ना बढ़ जाएगी गाड़ी की स्पीड, है ना। तो फाइंड द वर्क डन इन increasing the speed of a car from 18 kilometer per hour to 36 kilometer per hour. To 36 kilometer per hour. So, sir, given the mass of car is 1000 kg. Given the mass of car is 1000 kg. पहले तो दोनों वेलोसिटीज को आप उसमें कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में। दोनों वेलोसिटीज को मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा ना। फाइव मीटर पर फाइव मीटर और 10 मीटर सबका आया क्या?
नीचे लाइन में लिखना। देखो जितना वर्क डन करेंगे उतना ज्यादा आपका स्पीड में इंक्रीमेंट होगा ना। हम ज्यादा एक्सीलरेटर दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी। तो एक्चुअली क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन। मैंने ज्यादा काम किया तो मेरा एनर्जी चेंज ज्यादा हुआ क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। देखो मास तो कार का सेम है ना, आप कार को 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ या 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाओ, कार का मास तो 1000 केजी रहेगा, पर चेंज क्या हो रहा है, स्पीड। और स्पीड के कारण उसकी बढ़ क्या रही है, काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी नहीं बढ़, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, बट वही तो हो गया ना, स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, बट वेलोसिटी बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी। कितना बढ़ रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितना वर्क किया। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। ये होता है वर्क एनर्जी थ्योरम। नीचे इसी क्वेश्चन में एक चीज लिखना, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट, देखो इसी क्वेश्चन में आंसर नहीं लिख रहा है पर वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट change in kinetic energy is equal to change in kinetic energy is equal to work done. Change in kinetic energy is equal to work done. ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं वर्क डन कितना हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। u और v फाइनल एंड इनिशियल आया। Yes. u यहाँ कितना दिया है 18, 18 to 36 किया कि 36 to 18 किया, 18 to 36। तो मतलब मेरा इनिशियल स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको आपने कन्वर्ट किया कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। और फाइनल स्पीड कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको आपने कन्वर्ट किया तो क्या आया 10 मीटर पर सेकंड। ये तो है ना इनिशियल फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए इनिशियल वेलोसिटी लूंगा और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल वेलोसिटी लूंगा। तो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर पुट करते वैल्यू, हाफ एम को कॉमन आ जाएगा ना, आया ना, अपॉन वी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और यू स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। समझ रहे हो, एम का वैल्यू डालो कितना 1000 किलो दिया ना, कार का वजन 100 माइनस 25 कितना हो गया 500 इंटू 75 कितना आएगा देखो फाइनल। दिस इज द वर्क डन। 1000 दिया है अभी मास कार का। पहले लिखा तो करो जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 37500 joules. Work done is 37500 joules. समझ गए क्या? तो ये हमेशा याद रखना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर है? आप लोग के ना इसमें भी एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, एग्जांपल्स। 11.1 and 11.2 is related to work done numerical. देख रहे हो 11.1 11.2 आपका वर्क डन वाला न्यूमेरिकल है। फिर 11.3 11.4 काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल है, एग्जांपल देख रहे हो ना। फिर 11.5 एंड 11.6 पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल। दिख ही नहीं रहा है तो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये 6 न्यूमेरिकल सब दिन के आएंगे, आपकी कॉपी में न्यूमेरिकल होने चाहिए, ये सॉल्व एग्जाम में तो नहीं है। ये 6 न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में कॉपी में होने चाहिए। फिर हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मैंने ऐसे बता दिया आप लोग को, बट हम लिखे नहीं है कुछ इसके बारे में। माइक वाइक का बताया ना मैं, माइक लाउड स्पीकर, बट उसको अपन लिख लेंगे शॉर्ट में। एक एग्जांपल हर टाइप के कन्वर्जन का लिख लेंगे कि केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है तो उसका एग्जांपल लिख लेंगे, इलेक्ट्रिकल टू लाइट का एग्जांपल लिख लेंगे, है ना।
तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। उसके पहले ये 6 न्यूमेरिकल बना के लेके आएंगे। उसके अलावा मैंने अभी ग्रुप में 4 एग्जांपल दिए, कुछ 4 न्यूमेरिकल दिए अनसॉल्व, उसको भी सॉल्व करके लेकर आऊंगा। और अभी 2-3 और दे रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का। अभी जो डाला हूँ वो पोटेंशियल एनर्जी का है, mgh वाला, और अभी जो डालूंगा वो काइनेटिक एनर्जी को का हाफ mg का, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल बना के लेके आओगे नेक्स्ट क्लास में, सॉल्व एग्जांपल और जो मैंने अभी ग्रुप में डाला है वो हो जाएगा।